हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसीएस सूत्रा। और ये वीडियो ना सिर्फ आपके डिमांड पे मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि आप में से बहुत लोग का डिमांड था कि एस्से पे कैसे स्टार्ट करें, कैसे लिखें। हमारे लिए बहुत नया है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं जो भी हो पाएगा, जितने भी लेक्चर्स हो पाएंगे मेरी तरफ से, मैं ट्राई करूँगा आपको लाने का, आपको समझाने का कि कैसे आप कोई भी ऐसे से डरना नहीं है, कैसे उसको अप्रोच करना है, कैसे उसको चूज करना है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले देखो टेस्ट सीरीज चल रही है, इनरोलमेंट का ये प्रोसेस हो रखा है, आप देख लो। अगर जिनको भी कुछ भी क्वेरी हो रिलेटेड, आप इस नंबर पे कॉल करके या फिर मैसेज करके, सबसे बेटर होगा कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो। आपको क्वेरी मतलब जो भी होगी टेस्ट के रिगार्डिंग या करेंट अफेयर के बैच के अराउंड जो भी आपकी क्वेरी होगी, तो वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। पहले ऐसे ये देखो, आप 70वीं बीपीएससी का आया हुआ ऐसे का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि देख लो, सबसे पहले कि ये 3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन। और सब में कितने क्वेश्चन दिए होते हैं? तो 4 में से आपको चूज करना होता है, सिर्फ एक। ये 4 जो दिए हैं, इसमें सिर्फ आपको एक ही अप्रोच करना है, एक ही को लिखना है। तो क्या आप सीधे क्वेश्चन मिलते हुए सीधे टूट पड़ोगे? कैसे करोगे? क्या स्टार्ट कैसे करोगे? तो देखो, मैं जो करता हूं वो आपको भी बता रहा हूं, तो आप भी वैसे ही कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले ना, जब भी आपको मिलेगा तो समझो कि 3 घंटे का पेपर है, तो 60 मिनट आपके पास है। ठीक, 60 मिनट है, आप इसको 3 पार्ट में ब्रेक करोगे। ठीक, पहला पार्ट कि आप दोगे 3 मिनट, 2 से 3 मिनट दोगे मिनिमम पहले सारा क्वेश्चन को रीड करने में। मतलब ये आपको एक पढ़ना है, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों पे। और हाँ, जब आप रीड करोगे तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेक्शन का भी पढ़ लिए, फिर सेकंड सेक्शन का भी पढ़ लिए और फिर थर्ड सेक्शन का भी, ऐसा नहीं करना है। ठीक, तो आप 2 से 3 मिनट बस रखो सिर्फ रीडिंग के लिए कि अच्छा क्या मतलब किस टाइप का क्वेश्चन आया, किसके बारे में आपको कितना आइडिया है, कितना नॉलेज है। ठीक, दूसरा आप रखोगे कितना मिनट के लिए? 40 मिनट के लिए आप रखोगे क्या? मेन अब बॉडी के लिए। ठीक है, और क्या रखोगे आप? ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए 15 मिनट मिनिमम। यही आपका कोर है, यही एस्से का सब कुछ है। 15 मिनट ये जो लगाओगे ना ब्रेन स्टॉर्मिंग में, यही आपका फाइनल आंसर बना के देगा। और जो बचे हुए जो 2 मिनट जो रहेंगे, इसमें से जो आपको दिख रहा है, जो 2 से 3 मिनट अगर बचा हुआ जो रहेगा, जब ऐसे आप पूरा लिख लोगे तो उसके बाद आप उसको रीचेक करोगे, या अंडरलाइनिंग कहीं छूट जाएगा, या कहीं आप समझो कुछ वर्ड्स लिख रहे हो, कुछ डेटा, मतलब जैसे आपने लिख दिया कुछ ऐसे फ्रॉम को FRO, बस इतना रह गया, आप M नहीं लिखना भूल गए। मतलब उस टाइम हो जाता है, प्रेशर में, स्पीड में आप जब लिख रहे हो तो वो हो जाता है। तो आप जब रीचेक करोगे तो वो गलतियां आप क्लियर कर लोगे। तो आप समझ गए कि पहले कैसे तोड़ना कैसे है, ये समझे आप। मतलब आपको जो 1 घंटा जो मिलेगा, ये 4 एस्से में से एक एस्से को किसी को भी करने के लिए 4 में से एक, तो उसको कैसे ब्रेक करोगे? आप बॉडी के लिए आप कितना रखोगे? 40 मिनट आप रखोगे। रिमेनिंग जो 20 मिनट होंगे उसको आप 3 पार्ट में तोड़ दोगे। क्या? 15 मिनट जो सबसे क्रूशियल होगा वो क्या होगा? ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। और 2 मिनट में आप क्वेश्चन पढ़ लोगे, या चलो 3 मिनट हम कर देते हैं, 3 मिनट में आप सारे क्वेश्चन पढ़ लोगे। ठीक, और जो बचे हुए जो 2 मिनट होंगे उस पर आप रीचेक मतलब गो थ्रू कर लोगे। और देखो, पेज भरना नहीं है, पेज जबरदस्ती का नहीं भरना है। यहां लिखा हुआ है 700 से 800 वर्ड, मतलब आपकी मर्जी। मेरे हिसाब से 8 पेज इज एनफ। ठीक है, इतना लिख दोगे, काफी है। अगले में बढ़ो, अगले को अच्छे से लिखो। ये नहीं कि एक ही पेज भरे पड़े हैं, 14 पेज लिख दिए और उसके बाद फिर बाकी कहीं छूट गया या कहीं उतना अच्छा से लिख नहीं पाए। तो वो नहीं करना है कि 14 पेज तक जाना है और उसमें नहीं, 8 पेज इनफ है। ठीक है, इतना लिखोगे, काफी है। यहां पे साफ साफ इन्होंने लिख रखा है कि 700 से 800 वर्ड। चलिए, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब देखो, इसको मैं रब करता हूं। चुनना कैसे है, मतलब क्या? अगर मुझे चारों दिख रहा है, मुझे मान लो कि 2, जैसे देखो आपके मान लो कोई फील्ड का है, आपने उसे, जैसे किसी का करेंट पे अच्छा कमांड है, ठीक है, तो मान लो ये करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंटेम्पररी वर्ल्ड में, कंटेम्पररी ग्लोबल पर्सपेक्टिव के बारे में पूछ रहा है, तो जिसका मतलब IR पे अच्छा कमांड है।
वो समझ लो, ये ले सकते हो। बल देखो, किसी का ये समझो कि इन पे कमांड है, इनका टॉपिक ज़्यादा अच्छा आता है, किसी को ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, सॉइल कंजर्वेशन के बारे में ज़्यादा आपके पास डेटा है तो वो लिख सकते हो। किन्हीं का आईटी सब्जेक्ट हो सकता है, मतलब आपका जो भी आपका स्ट्रीम रहा हो, और लेकिन वो कोर मत समझना कि इसमें पूरा आईटी आएगा, नहीं, लेकिन उसके हिसाब आपके पास डेटा, ठीक है, डेटा, फैक्ट, नॉलेज, आप डायमेंशन किसके बारे में, किसके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो। देखो, कोई भी 4 टॉपिक कहीं भी रहेगा तो उसमें से आप एक किसी न किसी पे ना ज़्यादा अच्छा आपको पता रहेगा कि अच्छा इस पे तो मैं बोल ही लूँगा, इस पे तो मैं लिख ही लूँगी। तो आप सबके लिए यही है कि जो भी जिस टॉपिक के साथ, देखो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन आईटी से किया है तो आईटी पे ही आपको लिखना है, नहीं, आपको जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो, जिसके साथ आप लिख सकते हो, भर भर के आपके पास डेटा, फैक्ट, एग्जांपल्स उसके लिए पड़े हैं आपके पास, आप उसको अप्रोच करो बिंदास होके, ठीक। तो चलिए मैं इसको रब करता हूं और हम लोग इसके बाद एक क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे अटेम्प्ट, ठीक है। और मैं ये बहुत लोग को दिक्कत आ रही थी कि इंट्रो कैसे लिखें, ठीक है, और ट्रांजिशन का जो बीच का होता है, जैसे इंट्रो और उसके बीच में जब आप बॉडी के बीच में जब मूव करोगे तो उसके बीच में ट्रांजिशन का फेज जो आता है तो उसको कैसे लिखें, मतलब उसमें बहुत दिक्कत आती है, सोचना पड़ता है ये कैसे अप्रोच करें, कैसे आगे बढ़े। तो देखो, इंट्रो बहुत सारा तरीका है स्टार्ट करने का। आप एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हो, आप डिफिनीशन से स्टार्ट कर सकते हो, बाय डिफाइनिंग द टर्म आप वैसे स्टार्ट कर सकते हो, प्लस में आप कोई कोड से स्टार्ट कर सकते हो, और अलग अलग, मतलब समझ रहे हो ना, ये अलग अलग फॉर्म है स्टार्ट करने का। बट अवॉइड क्या क्या करना कि मतलब स्टार्टिंग में ही कोई कविता लिख दिए, मतलब ठीक है, लेकिन उसको अवॉइड करना। वो बीच में अगर आप डालोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, स्टार्टिंग से ही मत डालो, पहले आप इसका मीनिंग समझा दो। इंट्रोडक्शन में सबसे बेस्ट होता है कोई या तो एनेक्डोट से स्टार्ट कर लो। देखो, एनेक्डोट में जैसे आप स्टार्ट करोगे ना, कोई मान लो अगर राम एंड श्याम ब्रदर हैं या जैसे भी स्टोरी जैसे आप स्टार्ट करोगे तो वो ना स्टोरी का लगेगा, लास्ट में जब कंक्लूड करते रहोगे, कंक्लूजन के टाइम, तो वहां पे वो दिखना चाहिए, ठीक है, कंक्लूजन आपको दिखना चाहिए, ठीक। अच्छा, अब दूसरी बात आई कि क्या इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन ऐसे लिखना होगा वहाँ पे, कि ऐसे जो स्टार्ट कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन ऐसे लिखेंगे क्या और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे, नहीं, ये सब नहीं करना, डायरेक्ट आपको लिखना है। ट्रांजिशन भी T1, मतलब आपको लिखना नहीं है कि ट्रांजिशन का पीरियड चल रहा है, बस लिखते जाना। कंक्लूजन में भी आपको बस लिखना नहीं है कि कंक्लूजन आप लिख रहे हो और उसके नीचे आप लिख रहे हो वर्ड्स, नहीं, वैसे नहीं करना है, डायरेक्ट आपको लिखते जाना है। इसमें क्या है, क्या पॉइंट वाइज मत लिखने लगना, ड्राइंग इसमें मत कर देना, इसमें कोई मैप वैप मत बना देना। मैंने देखा है कुछ लोग को मार्क्स मिले हैं 69 में, उन्होंने कुछ कुछ कर रखा है, बट वो सही तरीका नहीं है कि आप उसमें मैप बना दो, कुछ इमेज बनाने लगो, वो मत करना, ठीक। और देखो, पॉइंट वाइज इसमें नहीं लिखना है, ये नहीं कि ABC ऐसे लिखते गए, ये भी नहीं करना है। अब बिग नो, ठीक। तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है, थोड़ा पैराग्राफ टाइप में लिखना है। मैं अभी सबके बारे में बात करूंगा। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंस, ठीक है, ऑफ इंडिया इन कंटेम्पररी ग्लोबल पर्सपेक्टिव। कंटेम्पररी ग्लोबल पर्सपेक्टिव में इंडिया का इंपॉर्टेंस क्या है, ये है क्वेश्चन आपका, ठीक है। समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्ता, ठीक है, कि क्या है, भारत का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में क्वेश्चन था, हम लोग आज इसको डील करने वाले हैं। चलिए, तो अब देखो, ये ना क्वेश्चन 2 पार्ट में ब्रेक होगा। पहला कौन सा पार्ट आपका जगह, द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया, भारत का क्या महत्व है, क्या इन दी कंटेम्पररी ग्लोबल पर्सपेक्टिव। मतलब देखो, ये मतलब आप समझो, कंटेम्पररी का मतलब क्या हुआ, रिलेवेंट टू करेंट वर्ल्ड, मतलब ये इसका मतलब समझो कि जैसे कंटेम्पररी कहोगे ना, हाउ आवर वर्ल्ड जो है करेंटली वो फंक्शन कर रहा है, कैसे इंटरडिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है। तो इसका मतलब देखो, जैसे इसका लिखना है वहीं पे, आप क्वेश्चन में चाहो तो लिख लो, आप कॉपी में चाहो तो लिख लो, तो क्या लिखोगे कि कैसे इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड
कनेक्टेड है, कैसे इंपैक्ट करता है, आपको पहले मतलब समझना होगा। ये नहीं कि गए सीधे डायरेक्ट इंट्रोडक्शन लिखने लग गए सीधे ट्रांजेक्शन, उसके बाद बॉडी, ऐसे नहीं, पहले आपको ये तोड़ना पड़ेगा। जो मैं अभी करके आपको दिखा रहा हूं वो आपको करना पड़ेगा। तो इंटरकनेक्टेड कैसे है, इंटरकनेक्टेड चैलेंजेस क्या क्या है। अगर एक कंट्री में अगर हम लोग पॉल्यूशन फैला रहे हैं तो क्या सिर्फ उस कंट्री तक सीमित हो जाएगा, या दूसरे कंट्री तक भी वो पॉल्यूशन, वो फैल के जो भी हार्मफुल पार्टिकल्स हैं वो क्या आएगा दूसरी कंट्री तक? तो हाँ आएगा, ठीक है। तो आजकल का वर्ल्ड ऐसा हो गया है ना कि एक कंट्री से नहीं। आज देखो, पहले क्या होता था कि यूनिपोलर चलता था, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बाइपोलर, लेकिन आज क्या है, मल्टीपोलर पॉलिटिक्स होता है। एक कंट्री का पॉलिटिक्स दूसरे कंट्री पे अफेक्ट करता है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। तो ये सब आपको लिखना है कि जैसे कि यूनिपोलर, जैसे दिमाग में जैसे से आते जाए, टू मल्टीपोलर। देखो कुछ नहीं मैं कर रहा हूं, ऐसे बस लिख रहा हूं, शॉर्ट टर्म्स, ऐसे ऐसे छोटे छोटे आप बस पॉइंट लिखते जाओ। जैसे शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात कर रहा था मैं, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और मैं क्या बात कर रहा था कि जो आज का वर्ल्ड है यूनिपोलर टू मल्टीपोलर है। क्लाइमेट क्राइसिस, तो क्लाइमेट क्राइसिस का भी एंगल हो गया, क्लाइमेट क्राइसिस, ठीक, एंड सस्टेनेबिलिटी, चलिए ठीक है। उसके बाद जो ये जैसे लाइफ है, लिवलीहुड है, तो वो सब इंटरडिपेंडेंट है। इकोनॉमी क्या है कि एक कंट्री के जैसे यूएसए की इकोनॉमी नीचे जाएगी तो क्या इंडिया की इकोनॉमी पे उसका इंपैक्ट नहीं आएगा? आएगा ना। रिसेशन आपको पता है ना, पहले हो चुका है, 1991 में हमने एलपीजी भी कर रखा है, ठीक है। तो ये सब इकोनॉमी इंटरडिपेंडेंसी, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया कि इधर का क्या मतलब है। तो यहां पे क्या कह रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया इन द कंटेम्पररी ग्लोबल पर्सपेक्टिव। अब देखो कि इंडिया का इंपॉर्टेंस क्या है। तो क्या इंडिया क्या वर्ल्ड को क्या देता है? तो एक बैलेंस देता है। क्या दे रहा है? इनोवेशन दे रहा है। क्या दे रहा है? उसका नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टिंग ब्रिज के रूप में काम कर रहा है, कोलैबोरेशन दे रहा है, ठीक है। तो ये सब कॉपरेशन कर रहा है इंडिया। तो इंडिया का इंपॉर्टेंस क्या है? तो एक्ट एज अ ब्रिज, बैलेंस मेंटेन करता है। तो यहीं पे हम लोग लिख लेंगे, जब यहीं पे, वहां पे देखो स्पेस कम रहेगा, आप मतलब या तो आप क्वेश्चन के पीछे ये जैसे पीछे में आपका टोटल 14 पेज रहेंगे, ठीक, तो आप वहीं पे चाहो तो लास्ट पेज पे ये कर सकते हो, और नहीं तो आप क्वेश्चन पे ही कर देना। अगर वो आपको पता हो गया कि अच्छा ये टॉपिक हमको करना है, यहीं पे मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो आप यहीं पे लिख सकते हो कि इंडिया इंपॉर्टेंस लीड द बैलेंस। क्या है? तो क्या करेगा? लीड करेगा बैलेंस, और क्या होगा? एक्ट एज ब्रिज, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि इनोवेशन, ट्रांसफॉर्मेशन उसमें सपोर्ट करेगा, नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करेगा, ठीक है, साउथ को कनेक्ट करेगा। ये सब हो गया किस साइड का बात हो गया? अभी कंटेम्पररी ग्लोबल पर्सपेक्टिव का हो गया, ये साइड हो गया। अब देखो इंडिया का इंपॉर्टेंस। अब यहां पे आपने जितना जीके मतलब जीएस में जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, या जितना भी आप पेपर देखते हो, जितना भी न्यूज़ देखते हो, सारा सब कुछ ला करके यहां निचोड़ करके डाल देना, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया। अब देखो बॉडी कैसे मैं ओपन करता हूं, चलिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया यहां पे लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया। अब देखो इंडिया का इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, मान लो इकोनॉमी वाला उठाते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक उठाते हैं। तो इकोनॉमी में इंडिया क्या है कि वर्ल्ड का अभी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उसके बाद और क्या है इंडिया का? आप देखोगे तो कंट्रीब्यूट करता है 7% ग्लोबल जीडीपी में, तो 7% कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल जीडीपी में। और क्या कर रहा है? इकोनॉमिक, अभी सिर्फ इकोनॉमी से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी में और कैसे रिलेट कर रहा है कि हम लोग हैं जो थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न, सबसे ज़्यादा कहाँ यूनिकॉर्न है? तो थर्ड यूनिकॉर्न में हम लोग सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे कि मैन्युफैक्चरिंग हब है, मैन्युफैक्चरिंग हब
किसके किसके लिए? तो आप जानते हो ना, यहीं पे आप डालोगे, यहीं पे फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप से किसको जाना जाता है? तो इंडिया को जाना जाता है। तो इंडिया की क्या होती है? जेनरिक जो दवाएं होती हैं वो जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्री है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मेडिसिन, वहां इंडिया पहुंचाता है। ठीक है, तो ये सब इकोनॉमी का। उसके बाद क्लोथिंग में आप कह सकते हो, क्लोथिंग में, ठीक है। तो ये सब आप डालो इकोनॉमी वाले सेक्शन में, इकोनॉमी वाले में डाल दिया। अब मैं नेक्स्ट ओपन करूंगा, यहीं पे आपको झट 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 ये करते जाना है। ठीक है, आप तुरंत लिखोगे स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिक्स भी आप कह सकते हो। तो जियोपॉलिटिक्स में क्या कर रहा है इंडिया? सबसे पहले नेम आपको पता होगा आज क्या हो रखा है, आप लिखोगे उसमें, जब लिखते रहे इन द टुडे एरा, ठीक है, कि क्या है कि सब वर्ल्ड में जितनी कंट्री है ना, जो आपस में बहुत सारी कंट्रियां लड़ रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट में उलझी हुई हैं, तो उसमें क्या है कि नॉन अलाइन मूवमेंट जो था इंडिया का, जो नेम पॉलिसी है, ठीक है, तो उसको इंडिया कैसे फॉलो कर रहा है। जैसे यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, आप यहाँ पे ईरान, इजराइल, अमेरिका, ये सारा डाल सकते हो। तो इजराइल, गाजा डाल दो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे ये स्ट्रेटेजिक, यहाँ पे नेम आप तुरंत डालोगे। जैसे नेम मैंने लिखा, ठीक है, तो आप इसको कैसे कनेक्ट करोगे? वहां पे देखो, लिखते टाइम आप लिख लोगे, इंग्लिश सबको आती है। और देखो, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत फैंसी इंग्लिश लिखना है, नॉर्मल आप बेसिक इजी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लिखना, कि जिसमें एग्जामिनर जो चेकर होगा उसको प्रॉब्लम नहीं आए बस पढ़ने में। राइटिंग थोड़ी साफ लिखना, अच्छे से लिखना बस। जैसे मैंने नेम लिखा, ठीक है, कि इंडिया का पॉलिसी क्या है, तो नेम है नॉन अलाइन मूवमेंट, ना मैं आपकी साइड हूं ना मैं आपके साइड हूं। और उसको मैं कैसे रिलेट कर दूंगा इंडिया का? तो कबीर का दोहा यहां पे डाल दो आप। कबीर का दोहा कि कबीर खरा बाजार में ना मांगे किसी की खैर, ना कहू से दोस्ती, सॉरी, यहां पे आप डाल दो कबीर का जो दोहा है वो डाल दो आप। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो आप ये इस टाइप का दोहा अगर डाल दोगे ना, तो अलग से इंपैक्ट वहां पे निकल के आएगा। ठीक है, तो ये हो गया इंडिया का। और क्या पॉलिसी है? तो सागर को अभी महासागर में कन्वर्ट कर दिया है। तो जो नेबरहुड जो फर्स्ट पॉलिसी है, तो इंडिया वो प्रोवाइड करता है। इंडिया क्या प्रोवाइड करता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी कहां प्रोवाइड करता है? तो आप जो इंडो पैसिफिक जो है, इंडो पैसिफिक ओशन जो है, तो वहां पे इंडिया क्या प्रोवाइड करता है? तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इंडिया। ठीक है, और क्या है कि वहां पे ना, जो मोदी जी का यहां पे आप कोट भी डाल सकते हो कि अगर यहां जो लड़ाई हो रहा है, मोदी जी का ये कोट है कि हमारे पीएम ने ये कहा कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, ये किसका है? एरा ऑफ पीस है। तो ये डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटेजिक में अभी देखो G20 आप डालोगे। कैसे डालोगे G20? तो G20 में हमने क्या किया कि ये अफ्रीकन यूनियन को हमने ऐड करवाया, उनको भी उनका एक वॉइस दिया। तो इंडिया वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ठीक है, ये सब पॉइंट आपको तुरंत वहां दिमाग में एकदम डालते जाना है। ये सब पॉइंट आप स्ट्राइक करते जाओगे। उसके बाद देखो, फिर से नेक्स्ट कोट आप तुरंत लिख दोगे इससे। जैसे जो सिक्योरिटी का जो चैलेंजेस है ये है, तो गांधी जी का, महात्मा गांधी का क्या एक कोट था कि एन आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो ये चीज आप यहां पे डाल दो। ये हो गया आपका फुल्ली पैक्ड, ये कंप्लीट हो गया इसका। ठीक है, आप नेक्स्ट डायमेंशन ओपन कर दो, कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 या आपके मर्जी टेक्नोलॉजी के बेस्ड पे भी आप कर सकते हो। तो चलो ठीक है, कोविड-19 में वो तो हमने देख लिया कि क्या था, वैक्सीन मैत्री हमने चलाया। ठीक है, जब सारी कंट्रियां अपना अपना, जो भी डेवलप्ड कंट्री थी, यूएसए हो गई, यूरोपियन हो गई, जो भी कंट्रियां, तो वो जब वैक्सीन सप्लाई करने से मना कर दिया, किसको? अफ्रीकन कंट्री को। ठीक है, तो कौन? इंडिया उसमें क्या चलाया? वैक्सीन मैत्री चलाया। ठीक है, कोविन पोर्टल जो था इंडिया ने लॉन्च किया। और क्या करता है इंडिया कि इंडिया ना, देखो यहां पे हम ये चीज कह सकते हैं कि इंडिया में पहले से ही कहा गया है कि हम लोग ना सेल्फलेसनेस, मतलब हम लोग कैसे उठाए हैं, तो इसको रिलेट कर दो आप गीता से। ठीक है, गीता में क्या दिया हुआ? कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता नहीं करो। यहां देखो, आप अच्छा गुडविल आप बनाओगे तो कल वहां से आपको बिजनेस भी मिलेगा, आपको वहां का, मतलब आप किसी को दोगे, गिव एंड टेक का काम हो रहा है, तो आप उनको कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, वैल्यू कर रहे हो। इंडिया का देखो पॉलिसी भी है कि हम लोग है ना, किसी को, मतलब जैसे चाइना का है, क्या है कि लोन वेस्ट ट्रैप पॉलिसी है। ठीक है,
ट्रैप करते हैं, वो डेप्ट ट्रैप में वो फंसा देते हैं। बट इंडिया का क्या है कि वैसा नहीं है, इंडिया हमेशा गिविंग मतलब वसुदेव कुटुंबकम वाली पॉलिसी, वो भी हम लोग लाएंगे नीचे में, अभी उसको कनेक्ट करते जाएंगे सारा। तो ये समझो कि इस तरह से ये डाला जा सकता था। उसके बाद आप जैसे ओपन कर दो, नया डायमेंशन ओपन कर दो, कौन सा, तो आप टेक्नोलॉजी का कर दो, टेक्नोलॉजी का। तो इंडिया कैसे बाकी दुनिया के लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो अभी यूपीआई, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। अब क्या फ्रांस हो गया, अलग अलग कंट्री हो गई, तो वो अपना रही है यूपीआई। अच्छा, और क्या आप कहोगे, तो चंद्रयान 3 भेजा, स्पेडिक्स मिशन हो गया, आदित्य L1 हो गया, मतलब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हो गया। तो ये सब आप डाल दोगे। आईटी सर्विसेज, हम लोग ही जानने जाते हैं वर्ल्ड में आईटी हब के सर्विसेज प्रोवाइडेड करने में। हमने पिनाका रॉकेट बनाया, ब्रह्मोस मिसाइल बनाया, ठीक है। तो ये सब लिखोगे, और उसमें क्या लिखोगे, जैसे ब्रह्मोस आपने लिखा, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस वाले सेक्टर में आपने ओपन किया और ब्रह्मोस लिखा, तो हमने किसको प्रोवाइड किया, तो फिलीपींस को। ये क्या करेगा, काउंटर बैलेंस करेगा, किसको, चाइना को। तो ये जोड़ना है वहां पे आपको। पिनाका रॉकेट जो हमने किसको दिया, तो आर्मेनिया को दिया, ठीक है। तो वो आप डालो। उसके बाद जैसे हमने स्पेस में, स्पेस का जैसे यहां पे ओपन आपने किया, तो स्पेस में क्या डाल दोगे कि इंडिया ने क्या किया कि नेपाल को क्या, नेपाल का पहला सैटेलाइट लॉन्च करने में कौन मदद किया, तो इंडिया। इंडिया क्या होता है, चीप, जितना भी चीप हो सकता है, जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्री है उसके सैटेलाइट को सस्ते में लॉन्च करता है। तो क्या कर रहा है, इंडिया का कैसे रिलेवेंस दिख रहा है, कंटेम्पररी वर्ल्ड में इंडिया कैसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर पॉइंट में दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग उठाएंगे कल्चर का, ठीक है। तो कल्चर में कैसे आप जोड़ सकते हो कि इंडिया क्या वर्ल्ड को प्रोवाइड कर रहा है, योगा, आयुर्वेदा प्रोवाइड कर रहा है। बुद्धा का यहां बात लेकर के आ जाएंगे कि बुद्धा ना, जैसे मैं जब इंटरव्यू देने गया था, तो वहां पे आप जैसे बीपीसी के गेट पे आप एंटर करोगे, तो वहां पे लिखा रहेगा मतलब आप दीपो भव, मतलब अपना दीपक स्वयं बने, मतलब कि खुद अपने अंदर प्रकाश जलाएं। तो दुनिया में भी हम लोग ये चीज प्रमोट कर सकते हैं कि आप लोग भी इनोवेशन कीजिए, आप लोग भी डेवलपमेंट कीजिए। तो इसको टेक्नोलॉजी वाले में भी लिख सकते थे, यहां भी लिख सकते थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्या पॉलिसी है, तो हम लोग का महाउपनिषद, यहां पे लिखेंगे क्या, महाउपनिषद। उपनिषद में क्या दिया हुआ है, तो महाउपनिषद में दिया हुआ है वसुधैव कुटुंबकम, जो G20 का भी थीम था, और हम लोग ऐसे जनरली भी लेके चलते हैं क्या, तो वसुधैव कुटुंबकम का पॉलिसी, मतलब पूरा दुनिया ही हम लोग के लिए फैमिली है, मतलब वन अर्थ वन फैमिली। तो ये आपको पॉइंट वहां पे डालना चाहिए था। उसके बाद जब कल्चर का आप दिखा दोगे, तो आप क्या दिखाओगे, इन्वायरमेंट, या फिर मन करे तो पॉलिटी भी, चलो पॉलिटी कर लेते पहले, ठीक है। तो पॉलिटी के बारे में क्या कि जो इंडिया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो बाकी जहां ऑटोक्रेसी आ रहा है, अभी देखो जैसे नोबेल प्राइज यहां मिला, नोबेल प्राइज शायद अर्जेंटीना साइड में कहीं मिला है, अभी ये वो एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, नोबेल पीस प्राइज। तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हो कि नहीं, आज जो ऑथोरिटेरियन जो गवर्नमेंट जो होते जा रही है, तो उससे अच्छा मतलब इंडिया दुनिया को डेमोक्रेसी सिखा रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन दिखा रहा है कि इतना बड़ा कंट्री, इतना डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा पाते हैं। तो ये चीज आप लिखोगे, उसमें हम लोग लिखोगे कि क्या कर रहा है इंडिया, कि अब ना वर्ल्ड के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहा है। कैसे कि आप लिख दोगे ये, जैसे जो हम लोग का भी अमेंडमेंट 100, हाँ अमेंडमेंट था कितना, 106 था ना अमेंडमेंट, जिसमें क्या वुमेन रिप्रेजेंटेशन कितना परसेंट, तो 33% दिया गया। तो वो आप दिखाओगे, ठीक है। जैसे कि अगल बगल जो कंट्री हैं, जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहाँ मतलब तख्ता पलट हो जा रहा है, मतलब लोग के बीच में ट्रस्ट का लॉस हो जा रहा है। पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे मतलब हर जगह से घिरे हुए होने के बाद भी इंडिया आज फ्लोरिश कर रहा है। तो इंडिया की डेमोक्रेसी से सीखना चाहिए कि कैसे डेमोक्रेसी है, हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब ये चीज का। उसके बाद हम लोग ये भी डाल सकते हैं कि डीपीएसपी में आर्टिकल नंबर 51 क्या बोलता है कि इंटरनेशनल पीस एंड हार्मोनी को मेंटेन करना चाहिए। तो ये डाल सकते हो आप, पॉलिटी वाला एंगल खोल दिया आपने, ठीक है। उसके बाद आप क्या ओपन करोगे, तो आप इन्वायरमेंट इंडिया का क्या है, आपको पता होगा 2070 तक इंडिया को क्या है, नेट जीरो करना है,
नेट जीरो करना है। उसके बाद इंडिया क्या करता है कि आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर कहाँ है, तो गुरुग्राम, तो ये आप डाल सकते हो, ठीक है, मिलकर के स्टार्ट किया है। लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मोदी जी का दिया हुआ है, तो ये आप डाल सकते हो कि कॉप के टाइम बात हुआ था। रिन्यूएबल एनर्जी पे इंडिया काम कर रहा है, आज हम लोग अच्छी खासी एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, तो दूसरे वर्ल्ड को जो नॉन रिन्यूएबल पे शिफ्ट हैं उनको शिफ्ट होने में रिन्यूएबल एनर्जी में कि कैसे आपको मदद कर सकते हैं, तो वो हम लोग बताएंगे कि इन्वायरमेंट के लिए कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज रिलेट करते हुए सारा आपको देख रहे हो, सारा जैसे अफ्रीकन कंट्री में आप ये भी डाल सकते थे कि फूड सिक्योरिटी हो रही है कहां, तो अलग अलग अफ्रीकन कंट्री में, गाजा में, अफगानिस्तान में जहां वॉर चल रहा है, तो वहां कौन भेजता है फूड, तो इंडिया भेज रहा है। तो ये सब पॉइंट आप डालोगे। आपको लगता है कि ये सब पॉइंट डालने के बाद भी अभी भी आप लिंक नहीं कर पा रहे हो कि इंडिया का इंपॉर्टेंस कैसे कंटेम्पररी ग्लोबल पर्सपेक्टिव में कैसे है, इंडिया का कैसे क्या जरूरत है। अब इसको कंक्लूड कैसे करोगे ये मैं बता देता हूं कि कंक्लूड इंड कैसे करोगे, तो इंड आप करोगे कि जैसे अशोक का धम्मा का पॉलिसी ले लो, ठीक है, ये बिहार का भी हो गया, इंडिया का भी हो गया, तो अशोक धम्मा पॉलिसी आप लिखोगे, भैरी गोस टू धम गोस, मतलब उसके बाद पीस आया। या फिर एस जयशंकर का बहुत अच्छा मुझे लगता है, ये एस जयशंकर का क्या है, उन्होंने बोला था जब वो एक बुक उन्होंने लॉन्च किया था, तो उस पर उन्होंने बोला था कि ही सीज इंडिया फॉरेन पॉलिसी एज विश्व मित्रा रेदर देन, मतलब विश्व गुरु नहीं, वो वर्ल्ड को देखते हैं, फॉरेन पॉलिसी को जो देखते हैं वो किसके रूप में देखते हैं, तो विश्व मित्रा रेदर देन क्या, विश्व गुरु, ठीक है। तो आप ऐसे कंक्लूड कर सकते हो, एंड कर सकते हो, बट एंड करने से पहले आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा चैलेंजेज भी बताना होगा। तो चैलेंजेज आप क्या बताओगे कि यूएनएससी का रिफॉर्म, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म इंडिया डिजर्व करता है कि उसमें एक सीट हो, बट इंडिया को वो सीट नहीं मिली है। अच्छा, इंडिया के खुद भी इंटरनल जो कुछ चैलेंजेज है, जैसे कि पॉवर्टी है, अराउंड 80 करोड़ पीपल जो है वो मतलब पॉवर्टी लाइन कि मतलब ये जो राशन वाशन मिलता है, तो पॉवर्टी एक इंडिया का हो गया, एक चैलेंज हो गया। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा सा चैलेंज है अभी, और एजुकेशन, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट, तो ये सब, लेकिन ज़्यादा नहीं, एक लाइन में, मतलब 1 से 2 लाइन में ये लास्ट में आप चैलेंजेस लिख लोगे। लेकिन उसके बाद भी कि डिस्पाइट ऑफ दिस चैलेंजेज इंडिया इज डूइंग वेरी गुड, मतलब वैसे करके आप मतलब उसको कि जो भी अशोक का धम का पॉलिसी, चाहे एस जयशंकर का, तो ये सब आप कंक्लूड करोगे, हमेशा पॉजिटिव नोट पे एंड करना है। अच्छा देखो, जैसे यहां पे बात कर रहा था, तो इंट्रोडक्शन में ये हमारा क्वेश्चन था, याद आ गया, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया इन द कंटेम्पररी ग्लोबल पर्सपेक्टिव। अब आपको समझ में आ रहा हो कितना डायमेंशन है, चाहो तो और खोल सकते हो, जितनी मर्जी उतनी डायमेंशन खोल सकते हो, और माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल आप खोल दो, तो वो चीज हो सकता है, ठीक है। प्लस में अब देखो, जैसे इंट्रो आप समझ रहे होगे, इंट्रो और ट्रांजिशन बता देता हूं, ठीक है, यहां पे हाँ। तो इंट्रो में क्या लिख सकते हो ना कि आज के जो इन अ वर्ल्ड डिफाइंड बाय शिफ्टिंग पावर, आज जो क्या हो रहा है कि शिफ्टिंग पावर्स इक्वेशन के दुनिया में टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, और इंडिया है ना इमर्ज्ड एज ए डिसाइसिव फोर्स शेपिंग द ग्लोबल ऑर्डर विथ अ 3.9 ट्रिलियन इकोनॉमी। आप यहाँ पे डेटा डाल दिया, ठीक है, कितना, और उसके बाद क्या डाल दोगे आप, 1.4 बिलियन, मतलब 140 करोड़ सिटीजन है यहाँ पे, ठीक है, जो कि ग्रोथ को इन्फ्लुएंस इंडिया करता है, ठीक है, इतने सिटीजन्स हैं, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इंडिया का बढ़ते जा रहा है, कहाँ बढ़ते जा रहा है, तो G20 में, यूनाइटेड नेशन में इंडिया सिंबलाइज करता है एज, मतलब फ्यूजन ऑफ हेरिटेज एंड मॉडर्निटी, दोनों को सिंबलाइज करता है। फ्रॉम चंद्रयान, मतलब कि चंद्रयान से लेकर के आप ले सकते हो क्लाइमेट डिप्लोमेसी तक का, कि इंडिया रिफ्लेक्ट अ पल्स ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड। तो यहां पे आप कंटेम्पररी से कनेक्ट कर दिए कि इंडिया रिफ्लेक्ट करता है, एसेंट करता है क्या, कि पल्स ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड को, ठीक है। तो ये आपका, मेरे हिसाब से आपका इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद जैसे आप ट्रांजिशन में ना देखो, बहुत सिंपल है कि अब देखो ऐसे लिख देना हमेशा, देखो अब जो बताना है ना वो पहले ही बता दो कि ये डायमेंशन को करेंगे, तो अच्छा लिख देंगे, मैं ये पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। टू अंडरस्टैंड इंडियाज ग्रोइंग ग्लोबल इम्पैक्ट, ग्लोबल इम्पोर्टेंस और इम्पोर्टेंस, क्योंकि इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं ना क्वेश्चन में, टू अंडरस्टैंड इंडिया ग्रोइंग ग्लोबल इम्पोर्टेंस, इट इज इसेंशियल टू सी
सी हाउ इट इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी, मतलब कि इंडिया का अलग अलग ओपन करना है कि देखो इस एसे में हम लोग डील करने वाले हैं, यहाँ पे वही लिखना है टुडेज वर्ल्ड में कि हम लोग कैसे कैसे डील करने वाले हैं, कि आज के टू अंडरस्टैंड इंडिया का ग्रोथ का इंपॉर्टेंस आपको जो देखना है तो वो कैसे देखेंगे, तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, स्ट्रैटेजिक जो हमने देखा था, कल्चर जो देखा था, कल्चरल जो इन्फ्लुएंस है, तो ये सब आप साथ में जोड़ते चलोगे टू स्ट्रॉन्ग पोजीशन, मतलब कि इंडिया का कैसे पोजीशन बनाता है स्ट्रॉन्ग इन टुडेज वर्ल्ड। और ऐसे करके ना आप कि जैसे स्टार्ट करोगे कि लेट्स बिगिन फ्रॉम, जैसे ये हमने क्या स्टार्ट किया था, किससे स्टार्ट किया था, इकोनॉमी, तो लेट्स बिगिन फ्रॉम इकोनॉमी, ठीक है। तो ऐसे आप डालते जाओगे और ये सारे पॉइंट आप सीधे देखते जाओगे, लिखते जाओगे, पॉइंट देखोगे, लिखोगे, तो ये देखो ये सारा कंप्लीट आपको बताते के साथ में, क्योंकि मुझे इतना एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, पहले आपको मैंने बताया वो 15 मिनट में आप समझो कि मैंने ये टोटल बॉडी लिख लिया था, ठीक है, बताते के साथ में। और ये स्टार्टिंग में मैंने इसके बारे में भी आपको बता दिया कि कैसे कितना टाइम देना है, किसको चुनना है, कैसे है। तो आई होप आपके बहुत सारे डाउट जो भी होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच।